सऊदी अरब अचानक से उधार क्यों मांग रहा है? सुनकर आपको आश्चर्य होगा, लेकिन हाँ, ये निकल कर आ रही है बात। और जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने वेनेजुएला के साथ 30 दिनों के अंदर ऐसा कौन सा एक्शन लिया है जिसे देखकर सबसे ज्यादा अगर कोई चिढ़ा है तो वो चीन है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सऊदी अरब तेल के कारण मालामाल है, लेकिन क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान चाहते हैं कि देश की निर्भरता तेल से कम की जाए। सऊदी अरब 2030 तक अपनी आय में विविधता लाना चाहता है। इस कारण क्राउन प्रिंस सऊदी को दुनिया की टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के केंद्र में बदलना चाहते हैं। रेगिस्तान में $500 बिलियन के नियोम शहर को बसाना उनमें से एक है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के कारण सऊदी अरब को वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि जिससे दुनिया निवेश मांगती है, भला उसके पास पैसे की कमी कैसे हो गई? लेकिन ये बात सच है। सऊदी अपनी इन पहलों को वित्त पोषित करने के लिए रणनीतिक रूप से उधार ले रहा है, शेयर बेच रहा है। इन प्रोजेक्ट्स का वित्त पोषण सऊदी संप्रभु वेल्थ फंड और पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड से होता है, लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पीआईएफ को वित्तीय बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। इसका नकदी भंडार दिसंबर 2020 के बाद से अपने निचले स्तर पर पहुंच गया है, जो लगभग $15 अरब है। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अपने फंड को बढ़ावा देने के लिए कई वर्षों में पहली बार उधार ले रहा है। इसके अलावा सऊदी अपनी तेल कंपनी अरामको में ज्यादा शेयर बेच रहा है। और ये सब कुछ क्यों शुरू हुआ? आपको बता दें, ये सब कुछ शुरू हुआ तेल की कटौती को लेकर। सऊदी अरब में 1 ट्रिलियन के बजट से बन रहे मेगा सिटी प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा मशहूर हो रहे हैं। द लाइन के नाम से मशहूर 105 मील लंबे शहर के लिए खाई, पहाड़ों, रेगिस्तानों से बनाई गई है, क्योंकि देश के उत्तर पश्चिमी तट पर खुदाई जारी है। आपको बता दें, लाल सागर के पार मिस्र के सामने भविष्य की परियोजना नियोम के नए शहरी क्षेत्रों का हिस्सा बन जाएगी। सऊदी अरब 2030 तक इस विजन को पूरा करना चाहता है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का मानना है कि इस शहर के जरिए सऊदी दुनिया का केंद्र बनने के लिए तैयार है। द लाइन की महत्वाकांक्षी परियोजना में एक कृत्रिम नदी पर विशाल कांच की संरचना, एक तैरता हुआ बंदरगाह और यहाँ तक कि एक सिंथेटिक स्की रिसोर्ट भी शामिल है। यात्रियों के लिए एक स्विमिंग लेन, जमीन से 1000 फीट ऊपर एक स्पोर्ट्स स्टेडियम भी होगा। 90 लाख निवासियों की अनुमानित आबादी की सेवा के लिए रोबोट और एआई भी होंगे। अक्टूबर 2022 में परियोजना की पूरी लंबाई में आधिकारिक तौर पर काम शुरू होने के बाद ऊपर से साइट की तस्वीरें ली गई, जो भव्य योजनाओं के वास्तविक बनने की ओर इशारा कर रही है। 100 मिलियन क्यूबिक मीटर से अधिक रेत पहले ही हटाई जा चुकी है। केवल 200 मीटर चौड़ा होने के लिए तैयार शहर ऊंचाई में चौड़ाइयों की कमी को पूरा करेगा, जिसमें प्रत्येक तरफ 1600 फीट ऊंची दर्पण वाली इमारतें होंगी। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ वेनेजुएला और भारत के बीच ऐसी कौन सी डील हुई है जिस डील ने हिलाकर रख दिया है चाइना को? क्यों? तो आपको बता दें, करीब 3 सालों का गैप रहा और इस गैप के बाद आज की डेट में वेनेजुएला का टॉप बायर बन चुका है भारत। और दिसंबर महीने, जनवरी महीने में जो भारत ने तेल मंगवाया है वेनेजुएला से, वो बड़ी मात्रा में है। आपको बता दें, इंडियन रिफाइनरी, खास तौर पर RIL यानी कि रिलायंस इंडस्ट्री, इन्होंने खूब तेल खरीदा है। ये पहले भी तेल खरीदा करते थे। 2020 में जब इनके ऊपर प्रतिबंध लग गए और प्रतिबंध लगने के बाद आखिरकार भारत को छोड़ना पड़ा, तो फिर आज की डेट में दिसंबर में भारत ने 1,91,600 बैरल पर डे तेल मंगवाया है। तो वहीं जनवरी में 2,54,000 बैरल पर डे मंगवाया है। और मजे की बात सुनिए, लैटिन अमेरिकी देश का टोटल एक्सपोर्ट मात्र 5,57,000 पर बैरल पर डे है, और यहाँ आधा का आधा भारत ही ले रहा है। भारत का RIL और नायरा एनर्जी, ये दोनों रेगुलर बायर हैं। अब इसके अलावे
कहा जा रहा है कि वेनेजुएला आगे आने वाले समय में बिना किसी लिमिटेशन के तेल भेज पाएगा। लेकिन ये जो छूट मिली है अमेरिका के द्वारा, ये छूट सिर्फ 6 महीने की मिली है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि क्या आने वाले समय में अमेरिका रोक सकता है। वैसे आपको बता दें, जब प्रतिबंध लग गए थे ना, तब चाइना इसका अच्छा खासा फायदा उठाता था। और जितने भी देश हैं, चाहे ईरान ही क्यों न हो, जब जब प्रतिबंध लगे हैं तब तब चाइना उन देशों के साथ खूब तेल खरीदता रहा है और डिस्काउंट में अच्छे खासे तेल मिल जाते हैं। अपने नियम, अपने शर्तों के अनुसार खरीदने वाला तो और कोई होता नहीं है। पर अभी क्या हो रहा है, जैसे ही वेनेजुएला को छूट मिली है, वेनेजुएला भारत के साथ व्यापार कर रहा है, तो चाइना को अब आंखें भी दिखा रहा है। वेनेजुएला अब चाइना को उतना डिस्काउंट देने को तैयार नहीं है। और आपको बता दें, वेनेजुएला भारत के साथ व्यापार करने को पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन वेनेजुएला चाइना से दूरी बनाता हुआ दिख रहा है। हालांकि कहा जा रहा है कि चाइना वही डिस्काउंट रेट पे चाह रहा है, इसी वजह से यहाँ वेनेजुएला दूर होता हुआ दिख रहा है। पर स्क्रीन पर देख सकते हैं आप एक और आर्टिकल, ओएनजीसी के $600 मिलियन अटके पड़े थे, तो ओएनजीसी ने उसका तेल तो मंगवा लिया है। अब उसके बाद ओएनजीसी और वेनेजुएला के बीच में बातचीत हो रही है और ये बातचीत ये हो रही है कि आप हमें 40% स्टेक दे दीजिए और ये सैन क्रिस्टोबल फील्ड जो कि ईस्टर्न वेनेजुएला में है उसमें मांग रहा है ओएनजीसी। वैसे मदुरै गवर्नमेंट इस बारे में अभी कुछ निर्णय नहीं ले रही है, पर माना जा रहा है कि एलएनजी प्रोडक्शन के लिए भी कई देशों के साथ भारत बात कर रहा है और ओएनजीसी वेनेजुएला से भी इस मामले में बातचीत कर रही है। वेनेजुएला के बाद लीबिया में भी ऑपरेशंस को स्टार्ट करने की बात हो रही है। फिलहाल के लिए ये अभी शुरुआती स्टेज में है, पर माना जा रहा है कि आने वाले समय में वेनेजुएला से और भी ज्यादा तेल मिलेंगे भारत को। और इस वक्त चाइना कहीं न कहीं इसलिए चिढ़ा हुआ है कि उसे डिस्काउंट नहीं मिल रहा है। खैर, ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट भारत गुयाना के साथ भी बनाना चाहता है। गुयाना के साथ भारत शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म डील फाइनल करना चाहता है। भारत के लिए इस वक्त गुयाना से मामला इसी चीज के लिए अटका हुआ है। गुयाना चाहता है कि शॉर्ट टर्म हो, लेकिन भारत चाहता है ये डील मल्टी ईयर का डील हो। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। इसके साथ साथ भारत ये भी चाहता है कि जो एक्सप्लोरेशन एरिया हो वहां पर स्टेक हो, यानी कि भागीदारी हो। ऐसा नहीं है कि आज एक्सप्लोरेशन में मदद ले लिया, सब कुछ तय कर लिया और उसके बाद बाहर का रास्ता दिखला दिया। ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। खैर, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।